तो प्यारे बच्चों, हम आज 8वीं कक्षा में आप सभी विद्यार्थियों को सबसे पहले स्वागत, वेलकम। आज हम पाठ पढ़ रहे थे भारतीय संविधान। तो प्यारे बच्चों, भारतीय संविधान जो पाठ है उसका हम अध्ययन कर रहे थे। तो आज हम आगे इस पाठ को पढ़ेंगे। 1934 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा के गठन की मांग को पहली बार अधिकृत रूप से शामिल किया। केवल भारतीयों को लेकर बनने वाली एक स्वतंत्र संविधान सभा की यह मांग दूसरे विश्व युद्ध के दौरान बहुत तेज हो गई थी। आखिरकार दिसंबर 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ, जो कि पेज नंबर 2 पर यह दिखाई गई चित्र है। इसमें संविधान सभा का चित्र है, ये जो इसमें इसके सदस्य थे। तो प्यारे बच्चों, दिसंबर 1946 से 1949 के बीच संविधान सभा ने स्वतंत्र भारत के लिए नए संविधान का एक प्रारूप तैयार किया। 150 साल की हुकूमत के बाद, यानी उनका राज था, उसके बाद भारतीयों को आखिरकार एक नियति और भविष्य तय करने के लिए एक मौका मिल गया था। संविधान सभा के सदस्यों ने स्वतंत्रता को और तेज स्वतंत्रता संघर्ष से उपजे महान आदर्शों को ध्यान में रखते हुए इस काम को गंभीरता से अंजाम दिया। संविधान सभा के कामों के बारे में आप इस अध्याय के बारे में पढ़ेंगे। आज दुनिया के ज़्यादातर देशों के पास अपना संविधान है। आमतौर पर सभी लोकतांत्रिक देशों के बारे में उम्मीद की जा सकती है कि उनके पास अपना संविधान जरूर होगा, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि जिन देशों के पास अपना संविधान होते हैं वे सभी लोकतांत्रिक देश ही होंगे। संविधान कई उद्देश्यों की पूर्ति करता है। पहला, यह दस्तावेज उन आदर्शों को सूत्रबद्ध करता है जिनके आधार पर नागरिक अपने देश को अपनी इच्छा के अनुसार और अपने सपनों को तैयार कर सकते हैं, रच सकते हैं, बना सकते हैं। यानी संविधान ही बताता है कि हमारे समाज का मूलभूत स्वरूप क्या हो। देश के भीतर आमतौर पर कई समुदाय रहते हैं जिनके बीच कई बातें समान होती हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वे सारे मुद्दों पर एक दूसरे से सहमत हों। संविधान नियमों का एक ऐसा समूह होता है। प्यारे बच्चों, ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, संविधान किसे कहते हैं। संविधान नियमों का एक ऐसा समूह होता है जिसको एक देश के सभी लोग अपने देश को चलाने की पद्धति के रूप में अपना सकते हैं। इसके अनुसार वे न केवल ये तय करते हैं कि सरकार किस तरह की होगी, बल्कि उन आदर्शों की एक साझी समझ विकसित करते हैं ताकि पूरे देश की रक्षा हो सके। इन बातों का मतलब यह है कि यह बिल्कुल अलग अलग परिस्थितियों पर गौर करेंगे। दोनों घटनाएं भारत की उत्तरी सीमा पर साथ लगते हुए नेपाल के ताज़ा इतिहास की घटना है। समाचार पत्रों के माध्यम से ऊपर दी गई खबर में बताया गया कि नेपाल के लोगों ने हाल ही में एक अंतरिम संविधान की मंजूरी दी। सवाल यह उठता है कि अंतरिम संविधान को जो मंजूरी दी तो उसमें क्या था। जब नेपाल में पहले से ही संविधान था तो उसे नए संविधान को बनाने की आवश्यकता क्या पड़ी, ज़रूरत क्या पड़ी। इसका कारण यह है कि कुछ समय पहले तक नेपाल एक राजतंत्र था। एक राजतंत्र का मतलब किसी एक राजा का किसी परिवार का शासन था। वहाँ राजा का शासन था। 1990 में बना नेपाल का पहला संविधान इस सिद्धांत पर आधारित था कि शासन की सर्वोच्च सत्ता राजा के पास रहेगी। नेपाल के लोग कई दशकों से लोकतंत्र की स्थापना के लिए आपस में आंदोलन करते आ रहे थे। इसी संघर्ष के फलस्वरूप 2006 में आखिरकार उन्हें राजा की सत्ता को ख़त्म करने में कामयाबी मिल गई। नेपाल के लोग लोकतंत्र के रास्ते पर चलना चाहते थे और इसके लिए उन्हें एक नया संविधान चाहिए था। वे पिछले संविधान को इसलिए नहीं अपनाना चाहते थे क्योंकि उसमें
आदर्श नहीं थे जो नेपाल के लिए होने चाहिए थे, जिनके लिए वे लड़ते रहे थे। जिस तरह एक फुटबॉल के खेल के नियम ही खेल बदल जाता है नियम के अनुसार, उसी तरह नेपाल को भी राजतंत्र की जगह लोकतंत्र शासन व्यवस्था पर चलने के कारण सारे नियम बदलने होंगे ताकि एक समाज की रचना की जा सके। यही कारण है कि नेपाल के लोगों ने 2015 में अपने देश के लिए एक नया संविधान बनाया, जो ऊपर चित्र दिया गया है प्यारे बच्चों। इसमें अंश में लोकतंत्र के लिए नेपाल के संघर्ष के बारे में बताया गया है। संविधान का दूसरा मुख्य उद्देश्य होता है देश की राजनीतिक व्यवस्था को तय करना। नेपाल के पुराने संविधान में कहा गया था कि जो देश के शासन की बागडोर राजा या मंत्रिपरिषद के हाथ में रहेगी। जिन लोगों ने लोकतांत्रिक शासन पद्धति या राज्य व्यवस्था चुनी है, वहाँ निर्णय प्रक्रिया के नियम तय करने में संविधान बहुत अहम भूमिका निभाएगा, अदा करेगा। लोकतंत्र में अपने नेता खुद चुनते हैं ताकि हमारी ओर से वे सत्ता का जिम्मेदारी के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि लोकतंत्र क्या होता है, हम जो सरकार है, उस सरकार चलाने वाले हैं, उसको लोग उनको अपने आप चुनेंगे और इस बात की संभावना रहती है कि ये नेता सत्ता का दुरुपयोग कर सकते हैं। इस तरह की विकृतियों से बचाव का उपाय संविधान में मिलता है, संविधान में ही मिलता है। ये संविधान के अनुसार इन कमियों को दूर किया जा सकता है। राजनेताओं द्वारा सत्ता के इस दुरुपयोग से लोगों के साथ भारी अन्याय हो सकता है। इसका एक उदाहरण जो नीचे गई जो ये चित्र है, इसमें बताया गया है प्यारे बच्चों, इसको पढ़ना है। तो प्यारे बच्चों, लोकतांत्रिक समाजों में प्राय संविधान ही ऐसे नियम तय करता है जिसके द्वारा राजनेताओं के हाथों सत्ता के इस दुरुपयोग को रोका जा सकता है। भारतीय संविधान में बहुत सारे कानून मौलिक अधिकारों वाले खंड में दिए गए हैं। आपने कक्षा 7वीं में के पुस्तक में दिए गए दलित लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि के अनुभव की कुछ याद है, जिसमें झूठी पत्तल नामक एक महत्वपूर्ण पाठ था। उस अध्याय में बताया गया था कि ओम प्रकाश को दलित होने के कारण किस तरह से भेदभाव का सामना करना पड़ा था। और वहाँ आपने पढ़ा था कि भारतीय संविधान देश के सभी व्यक्तियों को समानता का अधिकार देता है। हमारा संविधान कहता है कि धर्म, नस्ल, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर देश के किसी भी नागरिक के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जा सकता। इस प्रकार समानता का अधिकार भारतीय संविधान में दिया गया एक महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार है। तो लोकतंत्र में संविधान का एक महत्वपूर्ण काम यह होता है कि कोई भी ताकतवर समूह किसी दूसरे या कम ताकतवर वाले समूह के लोगों के खिलाफ अपनी ताकत का इस्तेमाल ना करे। नीचे दिए गए चित्रकथा पट में अपनी क्लास में हम तैयार करेंगे कि किस प्रकार हम इसको लोकतंत्र की व्यवस्था बनाएंगे। तो प्यारे बच्चों, मैं आपको बता देता हूँ, शुरू में भारतीय संविधान में मौलिक जो अधिकार थे उनकी बात की गई और उनके अनुसार प्रत्येक नागरिक को मौलिक अधिकार दिए गए थे, जिसके अनुसार व्यक्ति अपना विकास खुद कर सकता है। किसी भी देश के किसी भाग में मात्र अब तो बल्कि जम्मू और कश्मीर में भी होगा, जब से धारा 370 हटाई गई है, वहाँ पर भी जाकर हम अपनी संपत्ति खरीद सकते हैं, वहाँ पर रह सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये हमारा आज जो पाठ है, हम इस पाठ को इतना ही करेंगे, शेष कल करेंगे। इस सब के साथ आप प्यारे बच्चों, आप सभी का धन्यवाद।